नमस्कार दोस्तों, टॉप 300 की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला टॉपिक है अनुभव मंडप। इस सीरीज़ के तहत हम जितने भी टॉपिक्स ले रहे हैं ये वो टॉपिक्स हैं जहां से प्रश्न पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। पिछले 2 सालों से मैं आपको सबूत दिखा रहा हूं, सिर्फ इन्हीं टॉपिक से कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। यानी कि अगर आप सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आसानी से प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़रूरी भी है। इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले समझ लीजिए, ताकि आप जब खुद से करंट अफेयर पढ़ रहे हों तो वहाँ भी आपकी तैयारी इफ़ेक्टिव हो सके। कायदे से इस टॉपिक का जो हेडिंग होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, भारत मंडपम। आपने टीवी में देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, मैगज़ीन में भी जो मेन हेडिंग थी वो ये थी। हमें इस पे बात करनी चाहिए थी, कर ही रहे हैं। लेकिन जब आप यूपीएससी के नज़रिए से सोचेंगे तब आपको एक चीज़ दिखाई देगी जिसको हम कहते हैं ट्रेंड। यूपीएससी इसी ट्रेंड पर बहुत सारे सवाल पूछ रही है, लगातार सवाल पूछ रही है। इस चीज़ को समझ लीजिए। आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं जब भी प्री के क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ तो एक बात खूब हाईलाइट करके बताता हूँ कि बहुत सारे प्रश्न देखने में स्टैटिक लगते हैं कि अरे ये तो किताब से पूछ लिया है, ये तो इस किताब से पूछ लिया है। लेकिन अगर आप उसकी पड़ताल करेंगे, उसकी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे, अपनी याददाश्त पे थोड़ा सा जोर डालेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो टॉपिक इतिहास का दिख रहा है वो भले ही इतिहास का है, ठीक है, किताबों में है, लेकिन पिछले 1-1.5 सालों में कोई न कोई ऐसी घटना हुई थी जिसका संबंध उस इतिहास की घटना से है। पॉलिटी का कोई क्वेश्चन है, भूगोल का कोई क्वेश्चन है, और इकोनॉमी के तो लगभग सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका संबंध करंट अफेयर से होता है। और किस तरीके से यूपीएससी पूछती है कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि ये करंट से जुड़ा हुआ है, इसी तरीके से पूछती है। यानी कि चर्चा में जो बात है वो तो है ही, लेकिन उसका संबंध किन किन महत्वपूर्ण पक्षों से है यूपीएससी वहाँ देखती है। इसीलिए समझदार लोग आपसे कहते हैं कि आप एग्जामिनर के तरीके से सोचिए। आप खुद एग्जामिनर बन के सोचिए कि आप अगर क्वेश्चन बनाने बैठेंगे तो किन बातों पर ध्यान देंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कैसे एग्जामिनर की तरह सोच पाऊंगा, उसके लिए क्या उपाय है। सीधा सा उपाय है, जब आप पिछले साल के प्रश्नों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनर कैसे सोच रहा है, कैसे टॉपिक सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है जी, चलिए तो आते हैं मुद्दे पे। तो बात ये थी कि भारत मंडपम चर्चा में था और उसकी वजह से यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ चीज़ें मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। भारत मंडपम की जो है शुरुआत हुई, एक तरह से कहें उद्घाटन हुआ। यहाँ पे प्रदर्शनी होगा, सम्मेलन होगा, इस तरह का एक केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी दिया गया है, इस शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं माइक। ठीक है, मीटिंग होती है, इंसेंटिव्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, ठीक है, और एग्जीबिशंस, बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन, प्रदर्शनियाँ, ये सब इनके लिए एक गंतव्य बनाया गया है बढ़िया सा। ठीक है, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जाहिर सी बात है, इसकी विशेषताओं पे बहुत जाने की ज़रूरत नहीं है। पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं इसकी विशेषताओं पे, लेकिन यूपीएससी के लिए आगे आगे देखिए। इसमें क्या है, कन्वेंशन सेंटर की वास्तुकला डिजाइन में भारत की पारंपरिक कला और संस्कृति के तत्व शामिल हैं। इसी वजह से भारत मंडपम, अनुभव मंडपम इम्पॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, जो देश की समृद्ध विरासत और आधुनिक उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बस कहने के लिए बात हो गई। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो यहाँ से शुरू होती है। भारत मंडपम शब्द भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंडप की अवधारणा से लिया गया है। बसवेश्वर भी चर्चा में आ गए, अनुभव मंडप भी चर्चा में, इन दोनों की बात करेंगे, जो 12वीं शताब्दी के में एक महत्वपूर्ण संस्थान था। कौन? अनुभव मंडप। सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुभव मंडप क्या था। अभी आगे पढ़ेंगे और वहाँ ऐसे क्वेश्चंस खूब आए, मेडिवल हिस्ट्री से कई क्वेश्चन ऐसे आए हैं। ठीक है, खानकाह क्या था, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, अनुभव मंडप को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मानव इतिहास के सबसे शुरुआती संसदों में से एक माना जाता है। अगर इस तरीके से सेंटेंस यूपीएससी बना दे तो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे और गलती पता है कहाँ हो जाएगी, जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े भी रहेंगे। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि आधी अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। मान लेते हैं कि आपने पढ़ा,
कुछ लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, बोर हो जाएंगे या मन नहीं करेगा, सोचेंगे बाद में पढ़ लेंगे, छोड़ के चले गए, आइडिया तो लग ही गया। तो उन्हें लगेगा कि बिल्डिंग बनाई गई है, हॉल बनाया गया है भारत मंडपम, तो उससे संबंधित अनुभव मंडपम, तो ठीक तो है, यानी कि ये आर्किटेक्चर की कोई बात होगी। लेकिन यहाँ तो कुछ और बात हो रही है। शुरुआती संसदों में से एक, यानी कि इसकी एक विशेषता थी, कुछ खास बात थी जो कि उससे थोड़ी अलग है, वह जानना ज़रूरी है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता। यहाँ कवियों और सामाजिक आध्यात्मिक सुधारकों, जिन्हें शरण के नाम से जाना जाता था, ध्यान दीजिएगा, शरण से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शरण के नाम से। अब पूछा जाए कि शरण क्या थे, ऐसे क्वेश्चंस तो यूपीएससी खूब खेलती है, खूब पूछती है। शरण क्या थे कैसे जानेंगे, ठीक है। तो ये जो कवि थे, जो सामाजिक आध्यात्मिक सुधारक थे, व्यक्ति थे, उन्हें शरण कहा जाता था, और वो वहाँ पर विचार विमर्श करते थे। कहाँ पर? अनुभव मंडप में बैठ के। आई बात समझ में? दो तरह से प्रश्न यहाँ से बनाए जा सकते हैं। एक चीज़ मुझे अभी ध्यान आ रही है, मुझे शुरू में कहना चाहिए था, फिर अभी कह देता हूँ। हमने क्या किया है, एक प्लेलिस्ट बना दी है इसकी टॉप 300 की। स्टैटिक वाली वीडियोस कुछ दोस्तों को नहीं मिलती है। टॉप 500 की जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें स्टैटिक फुल वीडियो के नाम से एक एक विषय की एक एक वीडियो है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप इसकी जो अभी सीरीज़ चल रही है, इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी है, उसको देख सकते हैं। सिर्फ एक बार से काम नहीं चलेगा, बार बार इसे रिवाइज़ करिए। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि सारी PDF नोट तो तैयार है लगभग। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसकी भी नोट पहले से दी जा चुकी है, आने वाली वीडियोस की नोट पहले से दी जा चुकी है, आप नोट ले सकते हैं। इसके लिए आपको जो पे करना पड़ेगा वो इतना कम है कि दोनों इनसे तुलना करेंगे, जो इसका महत्व है, जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है, 999 रुपये, ठीक है। खैर, इसके साथ सिर्फ इतनी चीज़ नहीं है, प्री की चीज़ें मिल रही हैं, मेंस की हैं, PCS की हैं, ढेर सारी चीज़ें हैं, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। कमेंट में जाइए, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। आते हैं पॉइंट पे। अब हम बसवेश्वर के बारे में जान लेते हैं, इनसे किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, खूब ध्यान से समझिए। पहली बात ये कि यूपीएससी जब किसी महापुरुष के बारे में पूछती है तो टाइमलाइन पर विशेष ध्यान देती है। कभी कभी तो सीधे पूछ लेती है, कभी कभी घुमा फिरा कि ये इनके समकालीन थे, यह घटना इस समय हुई थी, उस समय ये व्यक्ति थे, ऐसे करके। तो आप ध्यान रखिए, 1134 से 1168 के बीच की बात है, इनके जीवन काल की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। एक भारतीय दार्शनिक, समाज सुधारक और नेतृत्वकर्ता थे। कौन? बसवेश्वर, जिन्होंने जाति विहीन समाज बनाने का प्रयास किया। क्वेश्चन पूछा जाए, जब मैं एक एक सेंटेंस बोलता हूँ ना, तो ज़रूरी नहीं है कि बस एक ही सेंटेंस को लेके एक अलग क्वेश्चन बन जाए। क्वेश्चन के बीच में एक सेंटेंस डाला जा सकता है इस तरह का, जिसमें एक बात हो कि वे जाति विहीन समाज बनाना चाहते थे। जैसे मान लीजिए पूछ दे कि बसवेश्वर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और उसमें से एक ये है, तो आपको लगेगा कि पता नहीं, पढ़े तो नहीं है, पढ़े हैं शायद भूल रहा है। इसका ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, पूछा जा सकता है, ठीक है। और जाति तथा धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष किया। अगर सिर्फ इतनी बात है तो सामान्य तौर पर किसी सुधारक के बारे में नॉर्मली आप कह सकते हैं कि हाँ ये बात है, बहुत सारे सुधारकों ने ऐसी बात की। जाति विहीन जब शब्द आएगा तो थोड़ा सा आपको लग रहा है एक्सट्रीम हो गया, थोड़ा हट के हो गया, बाकी लोग तो बस ऐसे विरोध कर रहे थे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। बसवन्ना जयंती मनाई जाती है, एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसे संत बसवन्ना यानी कि भगवान बसवेश्वर, उन्हीं का जो है, कुछ लोग बसवेश्वर कहते हैं, कुछ लोग बसवन्ना कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इनके जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये जो दोनों नाम है ना, कभी कभी कंफ्यूज कर सकते हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। अच्छा, गुरु बसवेश्वर का जन्म 1131 ईस्वी में बागेवाड़ी, कर्नाटक के अविभाजित बीजापुर जिले में था, ठीक है, वहाँ पर हुआ था। इसके बाद गुरु बसवेश्वर को लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक भी माना जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लिंगायत संप्रदाय पर अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये चीज़ मैं आपको याद दिला रहा हूँ। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि पुरानी PDF में शायद ये टॉपिक हमने कवर किया है, आपको दिया होगा। जिनके पास PDF नोट नहीं है, जिनके पास PDF नोट है, उन्होंने पढ़ा है तो वो बता दें कि है, नहीं है तो हम इसको अपडेट करके दूसरी PDF में आपको दे देंगे। ये इम्पॉर्टेंट है। बसवन्ना के बारे में पूछा जा रहा है तो उन्होंने जो काम किया उनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यही यूपीएससी की चालाकी है और यही यूपीएससी का तरीका है, ठीक है। तो इसे आप तैयार करिएगा। आगे भी देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बसवेश्वर के द्वारा जो दर्शन दिया गया उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं।
गुरु बसवेश्वर द्वारा प्रतिपादित दर्शन अरिवु यानी कि सत्य ज्ञान, आचार यानी कि सही आचरण, और अनुभव यानी कि दिव्य अनुभव, इनके सिद्धांतों पर आधारित था। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। कोई भी ऐसा वर्ष नहीं बीतता है जिस साल यूपीएससी इतिहास से क्वेश्चन पूछती है और ये न पूछे कि कोई अटपटा सा नाम दे दे। जैसे पिछले साल ही यूपीएससी ने पूछ लिया था, कुछ नाम दे दिए तो बताइए ये क्या है, राजधानियां हैं कि बंदरगाह हैं कि व्यापारिक केंद्र है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ये भी पूछा जा सकता है, वो तो हमारी नोट से मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया था आपको, वहाँ भी है, ठीक है, मतलब नोट में हमने दिया था। इस पर कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक व्यक्ति हैं जिनके दर्शन में अरिवु, आचार और अनुभव ये चीज़ें शामिल हैं, आप बताइए किन की बात हो रही है। 3-4 नाम दे दिए गए, आपको पता होगा, पढ़ा होगा तो बता देंगे, नहीं तो फिर दिक्कत है, ठीक है। इस पर आधारित था जिसने 12वीं शताब्दी में सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक क्रांति ला दी थी, ठीक है। वे संभवतः वर्ष 1154 में कल्याण में चले गए, वर्तमान में बसव कल्याण कहा जाता है उसको, जहाँ वहाँ पे उन्होंने 12-13 वर्ष के लंबी अवधि तक निवास के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, ठीक है। उन्हीं के प्रयासों के कारण धर्म के दरवाजे जाति, पंथ या लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना सभी के लिए खोल दिए गए। उन्होंने इस बारे में, आपको हिंट पहले से मिल गया, इस बारे में उन्होंने काफ़ी काम किया, ठीक। अब देखिए जिसकी वजह से सारी कहानी शुरू हुई थी, उन्होंने अनुभव मंडप की स्थापना की, जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए सामान्य मंच था। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत टफ क्वेश्चन होगा, जिसको हम कह सकते हैं कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादा कोई कहानी तो समझनी है नहीं, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अनुभव मंडप क्या था, वहाँ पे क्या होता था। वहाँ पे चर्चा होती थी हर तरह के मुद्दे पे, सामाजिक मुद्दे पे, आर्थिक मुद्दे पे, राजनीतिक मुद्दे पे चर्चा होती थी। जो कवि हैं वो भी इकट्ठे हो रहे हैं, जो बौद्धिक लोग हैं वो भी इकट्ठे हो रहे हैं, चर्चाएँ हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए तो उसको संसद के रूप में मतलब कहा गया, ऊपर बात हुई थी इस बारे में, ठीक है। इस प्रकार से इसे भारत की पहली संसद माना जाता है, जहाँ शरणों के बारे में मैंने बताया था आपको ना, एक साथ बैठकर एक लोकतांत्रिक ढांचे में समाजवादी सिद्धांतों पर चर्चा की। जो लोग बैठ के चर्चा करते थे उन्हें शरण कहा गया, ठीक है। ये कुछ तथ्य हैं जिनको ध्यान में रखना है। उन्होंने 2 अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक सिद्धांत दिए। अब अलग से इन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कायका क्या है। कायका यानी कि ईश्वरीय कार्य क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। ध्यान रखिए, बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि आप एक इंसान के तौर पर जब इस धरती पर आए हैं तो अपनी पसंद का कोई भी एक काम चुन लीजिए। आपको खेलना पसंद है तो खेलिए, लिखना पसंद तो लिखिए, उद्योग करना है तो उद्योग करिए, अगर आप आध्यात्मिक फील्ड में जा रहे हैं, जो आपको पसंद है वो चुनिए और उसको पूरी ईमानदारी से करिए। जैसे अभी हम कहें कि आप अभी अपनी स्वेच्छा से अगर आपने चुना है, आपको तैयारी पसंद है, तो ईमानदारी से करिए, तो वो कायका कहलाएगा, ठीक है, ईश्वरीय कार्य कहलाएगा। इसको अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संप्रदायों में इस तरह की बातें कही गई हैं अलग शब्दों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आप कर रहे हैं उससे प्रेम करें, उसे पसंद करें और ईमानदारी से करें। और अगली बात इन्होंने क्या कही, दसोहा यानी कि समान वितरण का सिद्धांत इन्होंने दिया। इन शब्दों पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये ऐसे वैसे टॉपिक्स नहीं है जिनको एक बार पढ़ के छोड़ दिया जाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन्हें तैयार करके जाना है। ये क्या था, समान कार्य के लिए समान आय होनी चाहिए। सोचिए, आज भी हमारे देश में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस बारे में चर्चा चल रही है कि समान कार्य के लिए समान आय होनी चाहिए। खैर सरकारी नौकरियों में तो आपको दिख जाता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अभी भी नहीं है। महिलाओं को कम वेतन मिलता है एक ही काम के लिए, पुरुषों को ज़्यादा वेतन मिलता है, ठीक है। ये उस समय कह रहे थे कि समान काम जो व्यक्ति कर रहा है उसको समान आय होनी चाहिए, समान चीज़ें मतलब मिलना चाहिए, ठीक है। कामगार यानी कि कायकाजीवी, कायका की बात हमने अभी की, अपनी मेहनत की कमाई से आसानी से जीवन यापन कर सकते हैं। उन्हें भविष्य के लिए धन या संपत्ति को संरक्षित नहीं करना चाहिए, बल्कि अधिशेष धन का उपयोग समाज तथा गरीबों के कल्याण के लिए
मतलब उसका इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं देना चाहता, लेकिन एक चीज़ मेरे मन में आती है कभी कभी कि इस तरह की बातें इतनी बार समझाई गई हैं, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में ये भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। अभी जो समस्या है ना पूरी दुनिया में, भारत में ही नहीं, आप देखिए असमानता बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। अब तो हम लोगों ने इन शब्दों को इतनी बार सुन लिया है कि अब सुनते हैं तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हाँ भाई, सुन रहे हैं कई सालों से, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, लेकिन इसके मायने नहीं समझ में आते। अगर इस तरह का जीवन व्यक्ति जीने लगे, कितना सुखी जिएगा, कितना बढ़िया रहेगा, समाज कितना कल्याण, मतलब समाज का कितना कल्याण होगा। और ख़ास तौर पर एक और अच्छी चीज़ होगी कि आने वाली जनरेशन जो कि बिगड़ जाती है कभी कभी, अपवाद हर जगह है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो लोग खूब कमा के इकट्ठा कर लेते हैं, खूब सुख सुविधाएं कर लेते हैं, अपने बच्चों को कुछ नहीं करने देते, ज़्यादातर ऐसे बच्चे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो स्ट्रगल नहीं किया, उन्होंने वो समस्याएं नहीं झेली जो कि उन्हें झेलनी चाहिए, ताकि वो मैच्योर हो सकें, समाज की हकीकत समझ सकें, खुद से मेहनत कर सकें, खुद को काबिल बना सकें। और ऐसे लोग क्या कहते हैं, तुम मेरे बाप को नहीं जानते। बाप को जान भी लेंगे तो क्या कर लेंगे, आप कौन है, अपनी आइडेंटिटी बताइए। खैर, तो ऐसे अगर ऐसे जीवन जिया जाए, कितनी अच्छी बात होगी, कितनी समानता आएगी, कितनी मतलब खुशहाली आएगी। आगे बढ़ते हैं। वचन सुधार आंदोलन, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। ये एक एक कीवर्ड हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा। मैं बहुत इत्मीनान से चीज़ों को समझा रहा हूँ, हालांकि ज़्यादा इधर उधर की बातें कभी कभी नहीं करना चाहता, फिर भी हो जाता है, लेकिन जो कीवर्ड्स पर मैं ध्यान देता हूँ उन्हें आप हाईलाइट करके रखिए। 12वीं शताब्दी में बसवेश्वरा, देखिए बसवेश्वरा कभी कभी लिखा है, बेसिकली ये बसवेश्वर ही है। क्या है ना, कई बार इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते करते कभी कभी ये शब्द ऐसे समाहित हो जाते हैं कि मतलब कॉमन लगने लगते हैं। जैसे राम हम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। किसी व्यक्ति का नाम राजेंद्र है, इंग्लिश में उसको राजेंद्रा, रामा, कृष्णा ऐसे तो बसवेश्वरा हो गया। खैर, इनके नेतृत्व में वचन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सभी का कल्याण करना था। ठीक है, कविताओं के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें थी इसके तहत। ठीक है, इस आंदोलन ने तत्कालीन समय के मौजूदा सामाजिक परिवेश में वर्ग, जाति और कुछ हद तक लैंगिक मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास किया। पूछा जा सकता है वचन आंदोलन का मुद्दा क्या था, वचन आंदोलन के तहत क्या वो करना चाहते थे, तो आप कहेंगे या फिर ऑप्शन में खोजेंगे कि उसके माध्यम से उन्होंने जाति, वर्ग और लैंगिक भेदभाव को ख़त्म करने की बात की थी, या फिर उसमें समानता लाने की बात की थी, न्याय की बात की थी, कल्याण की बात की थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नाबार्ड की तरफ। महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं उन दोस्तों को जिन्होंने PDF नोट ली है, जो ओरिजिनल नोट आपको दी गई है इस टॉपिक की, ख़ास तौर से नाबार्ड की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो मैं अभी कर रहा हूँ, नोट आपको बहुत पहले दी जा चुकी है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिनको अभी मैंने यहाँ पे हटा दिया है। वो मुख्य परीक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्री के लिए थोड़ी सी कम थी, इसीलिए मैंने हटा दिया। तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अरे कुछ दूसरा पढ़ा रहे हैं क्या, कुछ गलत हो गया क्या, क्यों हट गया। ओरिजिनल जो आपके पास नोट है उसमें वो सारी चीज़ें उनको भी पढ़ते रहिए। यहाँ जो प्री के लिए महत्वपूर्ण है उनको मैं समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, नाबार्ड पे UPSC ने कई क्वेश्चंस पूछे हैं। आप इसे जब देखेंगे क्वेश्चन के फॉर्मेट में तो आपको लगेगा कि किताबों से पूछ लिया गया है, लेकिन ये बेसिकली करंट में था, इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। तो सीधे हम जानते हैं कि नाबार्ड से क्वेश्चन कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। ठीक, नाबार्ड एक विकास बैंक है। जब आप बैंकिंग के बारे में पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कई तरह के बैंक होते हैं, डेवलपमेंट बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं, कई कैटेगरीज़ हैं। तो उसमें डेवलपमेंट बैंक का हिस्सा है ये। ठीक है, जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। आई बात समझ में? अभी और समझ में आएगी। ठीक, इसका नाम ही है कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। कृषि के विकास से संबंधित और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित योजनाओं, प्रोजेक्ट्स पे ये सहायता करता है। ठीक है, यह कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। एक क्वेश्चन UPSC ने पूछ लिया था, मतलब क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया था कि ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से मतलब पैसा देता है, ऐसा नहीं होता है।
कि आप किसान हैं तो डायरेक्ट नाबार्ड के पास पहुंच जाएं कि मुझे लोन दे दीजिए। पुनर्वित्त संस्था है। पुनर्वित्त संस्था उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि मुझे मान लेते हैं कि मैं नाबार्ड हूं और आप कोई और संस्था है जो किसानों को आप ऋण देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, आरबीआई के साथ मिलकर काम कर रहा हूं, सरकार मुझे पैसे दे रही है कि भाई ग्रामीण विकास में योगदान करने के लिए ये फ्रेमवर्क बनाया गया, उसमें आप पैसे सही जगह पे लगाइए, तो मैं आपको पैसे दूंगा। आप डायरेक्टली किसानों को पैसे दे रहे हैं, ठीक है। आप जैसे और भी लोग हैं, यानी कि और भी संस्थाएं जो किसानों को पैसे दे रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, या फिर ग्रामीण डेवलपमेंट में कोई काम चल रहा है उस पर पैसे खर्च हो रहे हैं। तो पुनर्वित्त का मतलब है कि आपको पैसे की ज़रूरत है, मैं दे रहा हूँ, ठीक। आप डायरेक्ट जो काम जहाँ खर्चा हो रहा है वहाँ पे आप खर्च कर रहे हैं। इस तरीके से ये संस्था है, ठीक। अब मुख्यालय नॉर्मली पूछ लिया जाता है पीसीएस वगैरह में, यूपीएससी कम पूछती है। हालांकि इस बात का ध्यान रखिए, यूपीएससी का पैटर्न ऐसा होता जा रहा है कि फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। कृषि के अतिरिक्त यह छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों और ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिए उत्तरदायी है। इसके बारे में हमने बात कर ली। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको लेकर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। 3 तथ्य हैं, ध्यान रखिएगा इसको। क्या है? यह एक सांविधिक निकाय है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने सबूत भी दिखाया। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और मैं बार बार इस पे बात करता हूँ, बाकायदा हर बार समझाता हूँ। पता नहीं शायद मुझे इससे मज़ा आने लगा है समझाने में या इसलिए समझाता हूँ कि ये ज़रूरी है समझना, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है। जिस संस्था को कानून बनाकर बनाया जाएगा, यानी कि संसद कानून बनाएगी और उस कानून के तहत कोई संस्था बना दी गई, मानवाधिकार आयोग है, कई सारे आयोग बना दिए जाते हैं, उसे हम सांविधिक कहते हैं, विधिक कहते हैं, कभी कभी गैर संवैधानिक भी कह देते हैं। लेकिन गैर संवैधानिक में और भी संस्थाएं आ सकती हैं जिनको कार्यकारी आदेश से बनाया गया है, ठीक। लेकिन किसी को अगर संविधान में संशोधन करके बनाया जाए, ध्यान रखिए संविधान में संशोधन कौन करेगा? ये भी संसद ही करेगी, कानून बनाकर ही करेगी। लेकिन अंतर थोड़ा सा ये हो जाएगा कि इस बार जो हमारी किताब है संविधान वाली, उसमें किसी अनुच्छेद में संशोधन करके ये बात लिख दी जाएगी और संस्था के कार्य, उसके अधिकार लिख दिए जाएंगे। यह संविधान में लिख दिया गया और उसके पहले किसी कानून में लिखा गया है। संविधान और कानून अलग अलग चीज़ें हैं, हालांकि सिमिलरिटीज़ भी हैं, लेकिन संविधान एक अलग तरह का डॉक्यूमेंट है जिसमें सरकार के चलने की प्रक्रिया, सरकार की व्यवस्था, सब कुछ बताया गया है। बेसिक डॉक्यूमेंट है, मेन है। बाकी कानून बनाए जाते हैं, बिगाड़े जाते हैं, समय पे खारिज किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन दोनों मिले जुले हैं, साथ में काम चलता है। तो जो कानून बना के काम चलेगा, जिससे संस्था बनेगी, वो सांविधिक है। संविधान में संशोधन किया गया है तो संवैधानिक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आते हैं। अभी 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया। चलिए, तो ये बात है, सांविधिक निकाय है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी, ठीक। ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ कार्य देख लेते हैं। कार्यों से क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, लंबे चौड़े स्टेटमेंट्स दे करके। नाबार्ड के मैंने क्या बोला, कार्यक्रमों बोलने जा रहा था, बोल ही दिया था। कार्यक्रमों, नाबार्ड के कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण भारत में विशिष्ट लक्ष्य उन्मुख विभागों, स्पेसिफिक गोल जो होते हैं, ठीक है, उनके माध्यम से, स्पेसिफिक गोल ओरिएंटेड डिपार्टमेंट्स के माध्यम से वित्तीय समावेशन को सशक्त करना। वित्तीय समावेशन समझ रहे हैं ना? वित्तीय समावेशन का मतलब ये है कि जो खास तौर से, मोटे तौर पे, जो बैंकिंग व्यवस्था है और जो आर्थिक लेन देन वाली व्यवस्था है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ये बेसिक सी बात है समझने के लिए, ठीक है। तो वित्तीय समावेशन को सशक्त करना है, जिसे व्यापक रूप में 3 शीर्ष भागों में, वित्तीय, विकास और निरीक्षण में वर्गीकृत किया जा सकता है। वित्तीय क्षेत्र में, डेवलपमेंट वाले क्षेत्र में, और निगरानी भी करना है इसका काम, ठीक। आगे चलते हैं। यह ग्रामीण आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ठीक है। ऊपर भी हिंट इसका मिला हुआ है, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। यह जिला स्तरीय ऋण योजनाएं तैयार करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट प्लान्स तैयार करता है, ताकि उपरोक्त लक्ष्यों को, जब जो 3 लक्ष्य हमने देखे, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में बैंकिंग उद्योगों को निर्देशित और प्रेरित किया जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह कोऑपरेटिव बैंकों और
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निरीक्षण करता है। अभी हमने देखा ना निरीक्षण वाली बात, किसका? कोऑपरेटिव बैंक। शुरुआत में ही हमने देखा इस टॉपिक की शुरुआत में कि बैंक कई तरह के होते हैं, ठीक है। उसमें कोऑपरेटिव बैंक भी है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी है, ठीक है। तो उनका निरीक्षण करता है और साथ ही उन्हें CBS प्लेटफॉर्म से जुड़ने में सहयोग करता है। CBS मतलब कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पे मुझे ध्यान आ रहा है, शायद UPSC ने इस पर क्वेश्चन पूछा था। ये CBS क्या होता है? CBS प्लेटफॉर्म यानी कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ब्रांचों का एक नेटवर्क है। जैसे कोई बैंक होता है, उसके कई ब्रांच होते हैं, ठीक है, जो ग्राहकों को उनके अकाउंट्स के संचालन में समर्थन करता है और CBS नेटवर्क पर मौजूद बैंकों की किसी भी ब्रांच से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। आजकल प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, आप देखिए बहुत सारी सुविधाएं। जैसे मान लीजिए आपने एक शहर में उस बैंक में खाता खुलवाया, मान लेते हैं आपने प्रयागराज में खाता खुलवाया है, प्रयागराज से आप दिल्ली चले गए, तो वो प्राइवेट बैंक की जो शाखा है दिल्ली वाली, वो बहुत सारी सुविधाएं वहाँ भी आपको वैसे ही प्रोवाइड कराएगी। सरकारी बैंकों में कई बार ये दिक्कत आपने झेली होगी कि कुछ चीज़ें आपको शाखा पर ही जाके, छोटी छोटी चीज़ें भी शाखा पर जाकर करनी होती थी, ठीक है। कई चीज़ें इसमें शामिल होती हैं और ये जो CBS है इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि एक ब्रांच से जैसे पैसा वैसा भेजना होता है तुरंत तत्काल सारी चीज़ें हो जाती हैं, पहले थोड़ा समय लगता था। तो इसमें इसकी विशेषताओं में कई सारी बातें शामिल हैं। अच्छा, इसका उद्देश्य केंद्र सरकार की विकास योजनाओं की डिजाइनिंग और उनके क्रियान्वयन में निहित है, ठीक। यह हस्तकला शिल्पकारों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है एवं इन किसकी बात कर रहे हैं हम? नाबार्ड की बात कर रहे हैं। इन वस्तुओं की प्रदर्शनी हेतु एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म विकसित करने की करने में उनकी मदद करता है। इस तरह के काम भी करता है। मुझे ध्यान है, थोड़ा सा ध्यान आ रहा है कि एक विकल्प ऐसा दिया था UPSC ने कि युवाओं को पैसे देना या इस तरह की कोई बात उसमें कही गई थी। तो सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं उनको समझना है, उनका सही उत्तर खोजना है। तो ये जो काम है ना, उन कामों को अच्छे से समझ लीजिए कि किस लेवल तक, किस हद तक काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, नाबार्ड में कई अंतर्राष्ट्रीय भागीदार भी हैं। मान लीजिए इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सामान्य बुद्धि ये कहेगी कि यार ये ग्रामीण स्तर का काम करने वाली संस्था है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कैसे जुड़ जाएंगी? तो नॉर्मली दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको, और हम मानेंगे कि कह दे कि विश्व बैंक भी इससे जुड़ा हुआ है, तो हमें लगेगा कि अरे मजाक थोड़ी है तो गलती हो सकती है, इसको हल्के मत लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय भागीदार संगठन भी हैं इसमें, ठीक है। वित्तीय सहायता और सलाहकारी सेवाएं प्रदान करने में एक प्रमुख सलाहकार की भूमिका निभाते हैं, इसकी सहायता करते हैं ताकि विभिन्न कृषि प्राथमिकताओं के अनुकूल और ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान को सुनिश्चित किया जा सके, ठीक। आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की 3 संस्थाओं के कार्यों को नाबार्ड को हस्तांतरित किया जा चुका है, ठीक है। तो ये कौन सी 3 संस्थाएं हैं? ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक संस्था थी RBI के पास, कृषि ऋण विभाग, ACD जिसको आप कहते हैं, एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक अपने कृषि ऋण विभाग के माध्यम से सहयोगियों को लघु अवधि के लिए पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। पुनर्वित्त जहाँ भी लिखा हो ना, इसका सीधा सा मतलब यही समझिए कि वो संस्था डायरेक्ट ऋण नहीं दे रही है। वैसे भी आप RBI के बारे में पढ़ते हैं कि RBI आम व्यक्ति का बैंक नहीं है, बैंकों का बैंक है। बैंकों को लेन देन करना होता है तो RBI के पास जाते हैं, सरकार को लेन देन करना होता है तो RBI के पास। हम आप नहीं जा सकते, हमारे लिए बाकी जो बैंक है वो काम करते हैं, ठीक है। तो ये पुनर्वित्त का काम करती है, वो नाबार्ड के पास चला गया, नाबार्ड अब ये काम कर रहा है। ग्रामीण योजना और क्रेडिट सेल, ये भी जो है 1979 से ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ सहयोग कर रहा है, इसके काम को भी दे दिया गया है। और कृषि पुनर्वित्त एवं विकास कॉरपोरेशन, इसका काम भी जो है उसको दे दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, बस तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे है नाबार्ड में संशोधन किया गया था 2017 में, ठीक, और 2018 में पारित किया गया इसे। यहाँ से कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं और ऐसे क्वेश्चंस जब UPSC पूछती है तो जो बजट वाला मामला है ना, उसमें लगभग हर बार, कभी भी ऐसा मुझे नहीं दिखा है कि UPSC ने पैसा लिखा हो और सही सही लिख दिया हो समझ रहे हैं? उसमें UPSC खेल खेलती है। जैसे इस चीज़ को पढ़िए ज़रा, उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा
केंद्र सरकार को नाबार्ड की अधिकृत पूंजी को 5,000 करोड़ रुपए से, ये कितना है, 30,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का अधिकार दिया गया। अब 30,000 करोड़ में अगर एक और जीरो मैं लिख दूं तो कभी कभी जल्दबाजी में हमें लगेगा एग्ज़ाम के दौरान कि हाँ हाँ पढ़ा था, 3 के बाद कुछ जीरो तो यही तो है, यही नहीं है। एक जीरो बढ़ा दिया गया है या फिर एक जीरो हटा दिया गया है। ऐसे में अगर आप जल्दबाजी में हैं तो थोड़ा सा ठहर जाइए, अच्छे से एग्जैक्टली याद आ रहा है कि हाँ इतना ही था तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट है और भूल रहे हैं तो मान के चलिए कि इस तरह का जो आंकड़ा है वो गलत है। मैं किस आधार पर कह रहा हूँ, आगे संभावना है थोड़ी सी कि शायद यूपीएससी सही से लिख दे, लेकिन अभी तक जितने क्वेश्चंस पूछे हैं इस तरीके से, वहाँ पे यूपीएससी जब बजट लिखती है तो वहाँ पे कुछ खिलवाड़ कर देती है ताकि आप कंफ्यूज हो सकें, तो आप उसको गलत मान के आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं नहीं इसमें कुछ गड़बड़ी है, इसको छोड़ते हैं, मतलब इसको गलत मान के तब उत्तर चुनेंगे। ये तब की बात है जब आप भूल रहे हो, आपको रिस्क लेना हो तब, ये नहीं कि पढ़े हैं फिर भी दिमाग पे जोर नहीं देना चाहते, तब फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे दोहरा दी गई है। नाबार्ड की जो पूंजी थी 1981 के अधिनियम के तहत नाबार्ड की पूंजी 100 करोड़ रुपए थी। ठीक है, और इस पूंजी को केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श से करके आगे 5,000 करोड़ तक बढ़ाया गया था। अब उसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया, तो इसको कहा गया कि 30,000 करोड़ रुपए तक ये इसकी पूंजी हो सकती है, यानी कि इसके पास इतने पैसे हो सकते हैं, होने भी चाहिए। 140 करोड़ की जनसंख्या है और हमारा देश ग्रामीण देश आप कह सकते हैं मोटे तौर पर, सिर्फ लगभग 30% के आसपास आबादी शहरों में रह रही है, बाकी लोग तो गांव में ही रह रहे हैं। तो गांव का विकास करना है, महत्वपूर्ण संस्था है, बजट तो होना चाहिए। हालांकि मुझे पर्सनली ऐसा अभी कम ही लग रहा है, और भी होना चाहिए था। तो ये 30,000 करोड़ आपको ध्यान में होने चाहिए। केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के हिस्से का हस्तांतरण किया गया। महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो लाइन है इसका मतलब ये है, यहाँ मैं पढ़ दे रहा हूँ, 1981 के अधिनियम के तहत केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों के पास नाबार्ड की जो शेयर पूंजी थी वो कम से कम 51% होना चाहिए था। ठीक है, अब क्या है, इस अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार के पास अकेले नाबार्ड की शेयर पूंजी का 51% हिस्सा होना चाहिए, चेंज कर दिया गया। ठीक है, पहले आरबीआई के पास ज़्यादा महत्व था, अभी सरकार के पास है शेयर। अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक को शेयर की पूंजी को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करता है कि भाई आप रहने दीजिए, सरकार हम चला रहे हैं, योजनाएं हम देख रहे हैं, हम कर लेंगे, आप बैंकिंग पे ध्यान दीजिए, थोड़ा इन्फ्लेशन वगैरह कंट्रोल करने पे ध्यान दीजिए। अच्छा, एमएसएमई के बारे में क्या बात हो रही है, 1981 के अधिनियम के तहत नाबार्ड 20 लाख रुपए तक के निवेश वाले उद्योगों को मशीनरी और संयंत्रों के लिए ऋण और दूसरी सुविधाएं देता है। संशोधित अधिनियम मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए तक के और सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए तक के निवेश वाले उद्योगों को, मतलब उनको इतना पैसा दे सकता है जिसमें ये शामिल है। ठीक है, इसको मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। संशोधित अधिनियम मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए तक के और सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए तक के निवेश वाले उद्योगों को इसमें शामिल करता है, यानी कि इस योजना के तहत शामिल किया गया है, यानी कि इनको इतने पैसे दिए जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1981 के अधिनियम के तहत लघु उद्योगों के विशेषज्ञों को नाबार्ड के निदेशक बोर्ड और सलाहकार परिषद में शामिल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पुराना वाला है। इसके अतिरिक्त लघु स्तरीय छोटे और विकेंद्रित क्षेत्रों के ऋण देने वाले बैंक नाबार्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अधिनियम इन प्रावधानों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को शामिल करता है। ये ऐसे ही है, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं नाबार्ड और आरबीआई की बात। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है, ये आपको पता है, जो बैंकिंग व्यवस्था को विनियमित करता है और यह नाबार्ड के अंतर्गत शामिल है एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत परिभाषित संस्थाओं बैंकों का पर्यवेक्षक है। ठीक, इसके बाद कई विकासात्मक और विनियात्मक कार्यों को आरबीआई और नाबार्ड के समन्वय से किया जाता है। आरबीआई नाबार्ड के निदेशक बोर्ड के लिए 3 निदेशकों की नियुक्ति करता है। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। आरबीआई कहाँ गया, आरबीआई जो है
नाबार्ड के निदेशक बोर्ड के 3 निदेशकों की नियुक्ति करता है। इस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी पूछती रहती है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, 2019 में एक क्वेश्चन था प्री में कि बैंकों के मतलब किसी पद पे किसी की नियुक्ति की बात हो रही थी और उसमें आरबीआई का ऑप्शन था, वही सही था। इस तरीके से क्वेश्चंस आते रहते हैं। नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य कोऑपरेटिव बैंक द्वारा नई शाखाओं को खोलने और निजी बैंकों के लाइसेंस के मुद्दे पर भारतीय रिजर्व बैंक को अनुशंसा करता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किस मामले में अनुशंसा करता है, सलाह देता है। अब आगे बढ़ते हैं। सोचिए, अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें निकाल दी हैं नाबार्ड से, वो लंबा हो जाता है, उसमें मेंस की चीज़ें थी कि कौन कौन से कार्य विकास के लिए किया है अभी तक, तो उनको याद रखिएगा। उसमें कुछ चीज़ें प्री के लिए भी हैं, उनको ध्यान में रख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे आदित्य L1 मिशन के बारे में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम संक्षिप्त में इसरो कहते हैं, इसरो ने अपने पहले सौर मिशन, नॉर्मली हम चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, इसके बारे में वीडियो मैंने बनाई थी अभी हाल ही में, देखा होगा आपने। तो इस तरह की बात हम सुनते हैं। तो इस चक्कर में, इस फ्लो में अगर यूपीएससी कह दे कि ये तीसरा सौर मिशन था, तो बहुत सारे लोग फिसलते हुए पहुंच जाएंगे यहाँ पे और कह देंगे हाँ हाँ तीसरा था। तीसरा नहीं था, पहला था। ठीक है, आदित्य L1 का प्रक्षेपण किया। ठीक, यह L1 इसलिए नहीं है क्योंकि ये पहला था ध्यान रखिएगा। अगर हालांकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बनाएगी नहीं, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। अगर यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन बना दे कि यह पहला मिशन था इसीलिए इसका नाम आदित्य L1 कहा गया, तो बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, अरे क्या बात है, यही तो है। ऐसा नहीं है, L1 एक अलग स्पेशल चीज़ है, उसके बारे में समझना है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला सौर मिशन है। सौर मिशन का मतलब हमारा ऐसा मिशन जो सूर्य की स्टडी करेगा, अध्ययन करेगा उसके बारे में और हमें जानकारी देगा। ठीक, इसका प्रक्षेपण किस यान से किया गया? PSLV, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। PSLV C-75 इस रॉकेट का उपयोग करके किया गया। इसरो के इतिहास में पहली बार था जब PSLV के चौथे चरण को 2 बार प्रक्षेपित किया गया ताकि अंतरिक्ष यान को उसकी अंडाकार कक्षा में सटीक रूप से मतलब स्थापित किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मेन मुद्दे की तरफ चलते हैं। आदित्य L1 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला, कुछ मैंने एक वीडियो देखी थी किसी व्यक्ति की, मीम आप कह सकते हैं उसको, तो ऐसे ही किसी ने पूछ लिया आदित्य L1 के बारे में, तो कहा कि बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है, हम सूर्य पे पहुंच रहे हैं, उसकी सतह पे नहीं जा रहे हैं, इतनी क्षमता नहीं है अभी इंसानों की। ठीक है, 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी से अध्ययन करेगा, दूर दूर से बस निहारेगा उसको। ठीक है, तो अध्ययन करने वाला ये मिशन है। यहाँ से मैं एक चीज़ आपको होमवर्क की तौर पर दे रहा हूँ, आप याद करके बताइए कि अभी हाल ही फिलहाल में अमेरिका के एजेंसी ने, नासा ने उसके लिए एक मिशन लॉन्च किया था। उसमें एक शब्द मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, प्रोब उसमें एक शब्द है। ठीक है, और पूरा उसका नाम बताना है कि वो कौन सा है। प्रोब मिशन, उसके पहले 2 शब्द और हैं, आपको बताना है। हो सकता है कि L1 के बहाने एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूँ यहाँ से, यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं। मिशन किसी और देश का चर्चा में, लेकिन जिस मुद्दे पर वो मिशन है उससे संबंधित किसी और ने काम किया है कि नहीं, इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चंद्रयान के टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो पता चले कि भारत के सोलर मिशन की बात हो रही है और जिस किसी और देश ने सोलर मिशन छोड़ा था, मिलान करने के लिए दे दी यूपीएससी कि ये वाला तो हम समझ रहे हैं कि भारत का है, बाकी के 3 किसके किसके हैं। तो ध्यान रखिएगा कि किसी और देश ने सूर्य के लिए कुछ किया है कि नहीं है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो कहाँ थे? सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन है। यहाँ दीजिए, देखिए L1 बिंदु तक पहुँचने में इसे लगभग 125 दिन लगेंगे। यहाँ से L1 अलग हो गया, अब इसे पढ़ना है, समझना है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। एस्ट्रोसैट 2015 के बाद आदित्य L1 भी इसरो का दूसरा खगोल विज्ञान वेधशाला श्रेणी का मिशन है। ठीक है, इस मिशन की यात्रा भारत के पिछले मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान की तुलना में छोटी है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन बिंदु, ध्यान दीजिएगा,
ये मेन चीज़ है, इसको अभी समझेंगे आगे। लैग्रेंजियन बिंदु क्या होता है, इसके बारे में अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बिंदु 1 पर, इसीलिए एल, ये जो लैग्रेंजियन है उसका एल, और बिंदु नंबर 1 तो L1 इसका नाम शॉर्ट में L1 हो गया, ठीक है। इसके चारों एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित करने की योजना है, वहाँ पे ये जाएगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य सूरज का अध्ययन करना। यहाँ पे एक होमवर्क है, इस लाइन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब धीरे धीरे जो इंसान है उनकी रुचि अंतरिक्ष में बढ़ रही है, काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में। सूरज की तरफ हमारी रुचि है, सूरज के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। तो फिलहाल अब तक जो सूरज के बारे में जानकारी है वो तो बेसिक जानकारी हमारे पास भी होनी चाहिए, हम तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बताना है। फिलहाल मैं इसको पढ़ देता हूँ, तब बताइएगा। इस मिशन का उद्देश्य सौर कोरोना, प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फियर, सोलर कोरोना, फोटोस्फियर, क्रोमोस्फियर और सोलर विंड, इनके बारे में मूल्यांकन, अंतर्दृष्टि प्रदान करना, इनके बारे में अध्ययन करेगा, बताएगा। अब सोलर विंड को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। बाकी ये जो कोरोना है, प्रकाश मंडल है, क्रोमोस्फियर, ये क्या है थोड़ा सोचिए। बेसिकली जब आप पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि पृथ्वी है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, ऐसे पढ़ते हैं ना, लेयर्स। उसी तरह से सूर्य के, ये जो सूरज है, सूर्य की सतह से जब आगे आप बढ़ेंगे ऐसे, तो वहाँ भी कुछ ऐसे जो है जोन आपको दिखाई देंगे, और उन्हीं को अलग अलग टेम्परेचर और बाकी क्वालिटीज़ को ध्यान में रखते हुए अलग अलग नाम दिया गया है, जिनमें से 3 नाम जो है कोरोना, प्रकाश मंडल, फोटोस्फियर और क्रोमोस्फियर। आपको ये बताना है कि क्या यह क्रम सही है। सतह से आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। सतह के सबसे नज़दीक इनमें से कौन सी लेयर है, ये आपको बताना है। सोलर विंड क्या होती है, बेसिकली वहाँ से उठने वाली जो लपटें हैं, देख रहे हैं आप, कभी आपने वीडियो देखा होगा सूरज की, तो सूरज एक ऐसे जैसे धधकता हुआ आग का गोला जैसे, तो वहाँ से लपटें उठती रहती हैं, वो लपटें ही सोलर विंड कहलाती हैं। लेकिन सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, वहाँ से बहुत दूर तक इनका असर होता है सोलर विंड का, यहाँ तक कि हमारे सैटेलाइट पर होता है। कभी वो लपटें ज़्यादा तेज़ होती हैं, और ज़्यादा तेज़ का मतलब ऐसा नहीं कि 5 फीट ऊंची तक, कई किलोमीटर तक, कई 100 किलोमीटर तक जो है वो लंबी होती हैं, उनसे रेडिएशन निकलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको हम कहते हैं सोलर विंड। भूगोल वाले टॉपिक में इसको हम पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई, इनके बारे में अध्ययन करना है। आदित्य L1 का प्राथमिक उद्देश्य सूर्य के विकिरण, ऊष्मा, कण प्रवाह, चुंबकीय क्षेत्र सहित सूर्य के व्यवहार और पृथ्वी को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके संबंध में गहरी समझ हासिल करना बेसिक सी बात है। यहाँ से पूछा जा सकता है, अगर कोई सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनाया गया कि आदित्य L1 किस चीज़ का अध्ययन करेगा, तो सूरज से संबंधित जितनी चीज़ें हैं कि सूरज का पृथ्वी पर क्या असर हो रहा है, सूरज का सैटेलाइट पर क्या असर हो सकता है, सूरज से उसका टेम्परेचर कैसा है ये जानना है, ये सारी चीज़ें सब सही कर दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे विकल्प यूपीएससी देती है, नॉर्मली वो सही होते हैं, लेकिन हम सोच नहीं पाते। हमें लगता है कि अरे इसका इसमें पृथ्वी से क्या लेना देना है, वो तो सूरज पे गया है, उसको अध्ययन करेगा। सैटेलाइट से अगर जोड़ दे तो हमें दिक्कत होगी कि सैटेलाइट से क्या लेना देना है, जो सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं उन पर सूरज का क्या लेना देना, क्या असर होगा। हम जो सैटेलाइट भेजते हैं उन पर सोलर रेडिएशन का बहुत अधिक असर होता है, ठीक है। उसमें सोलर पैनल लगे होते हैं, उसी से चार्ज होता है, बहुत सारी चीज़ें, रेडिएशन का असर होता है, तो उस पर भी असर है, ठीक है। अब आते हैं, ऊपर मैंने जो पढ़ा था शब्द वो लैग्रेंजियन था, यहाँ लैग्रेंज है, वही बातें हैं, अलग अलग तरीके से लिख दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। कहीं पर लिख दे कि लैग्रेंज पॉइंट, लैग्रेंजियन पॉइंट, तो घबराने की बात नहीं है, वही शब्द है। जैसे मैंने अभी इसके पहले बसवन्ना के बारे में पढ़ा था, बसवेश्वर के बारे में, तो बताया कि कभी कभी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या बोला है, ये कौन सी चीज़ है अंतरिक्ष में। लैग्रेंज पॉइंट्स अंतरिक्ष में विशेष स्थान है जहाँ सूर्य और पृथ्वी जैसे दो बड़े, ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, दो बड़े परिक्रमा करने वाले पिंडों की, जिसको मैं पढ़ देता हूँ, पिंडों की गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ एक दूसरे को संतुलित करती हैं। यहाँ पर लिखा था सूरज और पृथ्वी जैसे, यानी कि
बात सिर्फ सूरज और पृथ्वी की नहीं हो रही है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यूपीएससी यहाँ पर इतनी चालाकी से सेंटेंस बना सकती है कि बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि उनके साथ खेल हो गया है। अगर यूपीएससी कुछ इस तरीके से बनाती है कि लैंग्रेजियन पॉइंट सिर्फ धरती और सूरज के बीच, पृथ्वी और सूरज के बीच ही बनते हैं, उन्हीं के बीच कम्बिनेशन में कहीं कहीं बनते हैं, तब ये गलत है। अंतरिक्ष में जितने भी पिंड हैं जो बड़े मासेस वाले हैं, जिनका आकार बड़ा है, ग्रेविटी जिनके पास है, नॉर्मली इनकी बात होती है, उनके बीच में दो पिंडों के बीच में ये बन सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे पृथ्वी और सूरज हैं, बन सकते हैं। ठीक है, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ संतुलित होती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है, एक मस्त चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि एक व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, ये है, एक व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक, और एक व्यक्ति यहाँ पर है। अब क्या हुआ, इस व्यक्ति ने इसका ये वाला हाथ पकड़ लिया और इस व्यक्ति ने इसका ये वाला हाथ पकड़ लिया और दोनों खींच रहे हैं। अगर मतलब कल्पना करिए ऐसे, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि किसी बिंदु पर जाके इन दोनों के बल लगाने की जो क्षमता है, जो बल है, वो किसी पॉइंट पर एक बराबर हो जाए। ठीक है, हो सकता है कि फिलहाल ये मजबूत है तो ये खींच लेगा, ये मजबूत है तो ये खींच लेगा। इसी तरह से ये सूरज है, ये पृथ्वी है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो बिंदु है उस पर सूरज का असर ज़्यादा हो, इसकी ग्रेविटी का असर ज़्यादा हो। कोई बिंदु यहाँ पर इस पर पृथ्वी की ग्रेविटी का असर ज़्यादा हो। लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर इन दोनों की ग्रेविटी समान रूप से लग रही है, कोई नहीं खींच पा रहा है, दोनों एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं। यहाँ पर जो चीज़ होगी वो स्थिर होगी, वो कहीं नहीं जाएगी। यहाँ पर कोई सैटेलाइट भेज देंगे ना, उसकी ऊर्जा बहुत बचेगी। इसीलिए ऐसे बिंदुओं पर हम सैटेलाइट भेजना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ऊर्जा बचेगी, बहुत लंबे समय तक वो काम करेगा। बात समझ में आ गई? चलिए, इसका अर्थ है कि एक छोटी वस्तु जैसे कि अंतरिक्ष यान, सैटेलाइट, अपनी कक्षा को बनाए रखने के लिए अधिक ईंधन का उपयोग किए बिना इन बिंदुओं पर रह सकता है, रह सकती है। आई बात समझ में? ये फ़ायदा है इसका। कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं किसी भी दो पिंडों के बीच में, 5 होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यूपीएससी कह सकती है 3 होते हैं, 2 होते हैं, तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। 5 होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अलग अलग विशेषताएं हैं। ये बिंदु एक छोटे द्रव्यमान को 2 बड़े द्रव्यमानों के बीच स्थिर पैटर्न में परिक्रमा करने में सक्षम बनाते हैं। अब एक चीज़ बताऊं मैं आपको, जैसे ये सूरज है, ठीक, ये पृथ्वी है, तो जब पृथ्वी चक्कर लगाएगी सूरज का, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ का जो बिंदु है वो यहीं का यहीं रहेगा और पृथ्वी यहाँ से यहाँ चली जाएगी। जैसे जैसे पृथ्वी आगे बढ़ेगी तो इससे संबंधित जिन बिंदुओं को हमने पकड़ा है वो बिंदु भी तो साथ साथ जाएंगे। आई बात समझ में? जैसे हम पृथ्वी पर हैं, ठीक, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब पृथ्वी अपनी जगह पर नाच रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं यहीं का यहीं हूँ और पृथ्वी नाच के फिर आ गई मेरे पैरों के नीचे से, मैं भी पृथ्वी के साथ नाच रहा हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा। पृथ्वी के इन दोनों के बीच में जहाँ पे संतुलन हो रहा है, जो बिंदु है, कोई वस्तु नहीं है, एक जगह है, ठीक है, स्पेस में, वो भी इसी हिसाब से चक्कर लगाएगी। आई बात समझ में? यहाँ पे जो सैटेलाइट होगा वो भी इसी हिसाब से चक्कर लगाएगा। ठीक, चलिए, तो ये हो गया, परिक्रमा करने में सक्षम बनाते हैं। सूर्य पृथ्वी प्रणाली में जो पॉइंट हैं उनकी अब आप बात कर लेते हैं। ठीक, आप गूगल पे सर्च करेंगे लैग्रेंज पॉइंट तो बहुत सारे आपको चित्र मिल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे भी बना के समझा देता हूँ आपको। L1 की बात करें, L1 जो है इसको सौर अवलोकन के लिए, रुकिए मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास एक चित्र है, मैं उसको आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, ये सूरज है, ये पृथ्वी है। ठीक है, तो सूरज और पृथ्वी के बीच में यहाँ पे L1 है, पृथ्वी के ठीक पीछे इधर L2 है, सूरज के ठीक पीछे यहाँ पे L3 है और L4 L5 यहाँ पर है। बस इस चित्र को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो वहाँ पे पैराग्राफ में जो बातें लिखी हैं उनको समझना आसान है, उनमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। फिर से समझा देता हूँ। पृथ्वी और सूरज के बीच में यहाँ पर एक बिंदु दिख रहा है आपको, जिसको L1 कहते हैं। पृथ्वी के ठीक पीछे एक सीधी रेखा अगर खींची जाए ऐसे पृथ्वी सूरज को मिलाते हुए, तो ठीक पीछे यहाँ पर L2 है
और ऐसे ही लाइन को आगे बढ़ा दें सूरज की तरफ तो L3 यहाँ मिल जाएगा। और आप देखेंगे दो लगभग समबाहु त्रिभुज जो है ऐसे, एक यह है एक ये है, इनके आखिरी बिंदु पर इधर इधर L4 और L5 है। यह है लैग्रेंज पॉइंट। यानी कि अगर हमने पृथ्वी से L1 के पास कोई पिंड भेज दिया, L2 के पास कोई पिंड भेज दिया, तो यहाँ पे लगभग स्थिर रहेगा। पृथ्वी जैसे पृथ्वी अगर यहाँ पे आ गई तो अब ये लाइन ऐसे बन जाएगी, फिर L2 यहाँ पे हो जाएगा। पृथ्वी इधर कहीं आ गई तो वैसे ही बदलता रहेगा, फिर ये सारे बिंदु उसी हिसाब से बदलते रहेंगे। आगे बात समझ में? चलिए अब टॉपिक पे चलते हैं फिर से। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है, तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनका उपयोग अक्सर अंतरिक्ष वेधशालाओं के लिए किया जाता है, जैसे कि क्षुद्र ग्रहों की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये सारी बातें हैं, तो इसमें हमने कवर कर लिया, 3 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये क्या है? 73, 80, 52, 94 और यहाँ लिख देता हूँ 09। यही है व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप मैसेज करेंगे तो आपको PDF नोट की सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी समय कम है, चीज़ें वीडियो से एक बार 2 बार में तो ठीक है, लेकिन जल्दी अगर रिवाइज़ करना हो तो PDF नोट आपको ज़्यादा सहायता पहुंचाएगी। जो चीज़ आपने 1 घंटे में पढ़ी है उसे 5 मिनट में दोहरा सकते हैं। तो आप चाहें तो इस पे मैसेज कर देंगे, आपको तुरंत एक वीडियो का लिंक भेजा जाएगा, उससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर पहले आप वीडियो ही देख लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करिए, सब कुछ पता चल जाएगा। जल्दी से PDF नोट ले लीजिए और उसकी तैयारी करिए। ठीक है, अच्छे से याद करिए और खूब बढ़िया से उसको समझ भी लीजिए। बाकी अपने बेसिक पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देते रहिए। तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।